हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबसे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं गेट 2019 बोटनी का पेपर है ये XLR। ओके, गेट 2019 XLR। ओके, बोटनी का पेपर है। इससे पहले यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में आपका या फर्स्ट पार्ट में आप देख पाएंगे 7 क्वेश्चन हो गए हैं इसके, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। Okay, the plant cell are considered totipotent. The phenomena of mature cell reverting to the meristematic state and forming undifferentiated cellular tissue is called. अगर एक हम प्लांट सेल को कंसिडर कर रहे हैं टोटीपोटेंट, तो तब हम किस तरह से उसको वो कर रहे हैं अनडिफ्रेंशिएट। यहाँ पे एक फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू द, उसको रिवर्ट कर रहे हैं, रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट एंड फॉर्मिंग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्यूलर टिश्यू इज कॉल्ड। तो वो फिर हो जाएगा आपका डी डिफ्रेंशिएटेड। ओके, उसके बाद में फिर दोबारा से हम उसको फेंट देंगे या जो भी करेंगे, लेकिन अगर इस तरह से कोई टोटीपोटेंट सेल है और इस तरह से हम एक वो कर रहे हैं, उसको अनडिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा डी डिफ्रेंशिएशन। ओके, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होगा, ना ही वो कैल्सीटेंसी होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी डिफ्रेंशिएशन। अगर वहाँ पे हम उसको फेंट देते तब वो हो जाएगा आपका रीडिफ्रेंशिएशन। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसको अनडिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फॉर्मिंग अनडिफ्रेंशिएट। तो ये हमको वर्ड यहाँ पे पकड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ग्लाइफोसेट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। ओके, ये एक हर्बिसाइड है अपॉन एप्लीकेशन टू लीव, और ये किस पे एप्लीकेबल है, लीव्स पर है। इट इज ट्रांसलोकेटेड टू मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम बाई। आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हिंट जो है वो है लीव्स के अंदर छिपा हुआ। देखो इन्होंने क्या कहा है कि एक ग्लाइफोसेट है जो कि आपका हर्बिसाइड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, और ये अप्लाई किस पे हो रहा है, एप्लीकेबल किस पे है, अपॉन एप्लीकेशन टू लीव्स। इट इज ट्रांसलोकेटेड टू मेरिस्टेमेटिक एरिया, एंड ये ट्रांसलोकेटेड टू मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम बाय। आपको पता है कि लीव्स के अंदर क्या होता है, फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, अगर ट्रांसलोकेटेड मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम बाय फ्लोएम, तो ये इससे हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए स्पीसीज हैज टू एन, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम दिए हुए हैं, अगर वो डिप्लॉयड कंडीशन में है तो वहाँ पे 16 क्रोमोसोम है उस स्पीसीज के अंदर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इन ए डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल वुड बी। अगर डबल मोनोसोमिक हो रहा है वहाँ पे, तो तब वो वहाँ पे आपका इस तरह से एक क्रोमोसोम पे एक और आ जाएगा, ठीक है, तो डबल मोनोसोमिक हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका आ नहीं जाएगा, माइनस हो जाएगा, मोनोसोमिक बोल रहे हैं इसका, है ना। तो नॉर्मली मोनोसोमिक में क्या होता है, 2n-1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्राइसोमिक होता है तो क्या हो जाएगा, 2n+1। ओके,
ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, 2n फॉर्मूला होता है। अगर हम बोल रहे हैं मोनोसोमिक, मोनोसोमिक का मतलब वहाँ पे 1 आना चाहिए, 2n-1, तो ये मोनोसोमिक हो जाएगा। ठीक है, मोनोसोमिक हो गया, क्योंकि 2n में से ये एक तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। मोनो का मतलब होता है 1। अब 2n आपका फॉर्मूला नॉर्मली क्या है, 2n। अब 2n में को हम मोनोसोमिक कैसे बनाएंगे कि वहाँ पे अगर -1 हो जाए, 2 में -1 हो जाए तो वो 1 ही आएगा, तो ये मोनोसोमिक हो जाएगा इस तरह से। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लिखा हुआ है डबल मोनोसोमिक हुआ है, तो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2n -1 -1। ओके, क्योंकि 2 बार -1 आएगा, इसलिए ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, डबल मोनोसोमिक का हो जाएगा। आपको पता है कि 2n आपके कितने थे, 16 थे, 16 थे। अब यहाँ पे -1 आपने किया तो ये यहाँ पे 15 रह जाएगा, एक बार और -1 होगा तो अब कितना रह जाएगा, यहाँ पे 14 क्रोमोसोम रह जाएगा। इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये तो मोनोसोमिक का था या डबल मोनोसोमिक। इसके अलावा नल्लीसोमिक आपने सुना होगा। नल्लीसोमिक में क्या होता है कि जब 2n -2 होता है, -2। अब वहाँ पे तो देखो डबल मोनोसोमिक में क्या होता है, -1 आ रहा है, और नल्लीसोमिक में क्या होता है, -2। इस तरह से होता है। देखो अगर एक क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम दिए हुए हैं, या आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके यहाँ पे 2n में इस तरह से दिया हुआ है, अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, या फिर ये इस तरह से 2 क्रोमोसोम में एक यहाँ पे ऐड हो जाए, ऐसे ही यहाँ पे ऐड नहीं हुआ था, माइनस हुआ था, तो यहाँ पे क्या था, ये 2 थे और इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इधर भी यहाँ पे 2 थे तो यहाँ से भी हमने एक क्रोमोसोम हटा दिया। ठीक है, 16 में से 16 जो क्रोमोसोम है उसमें से इस तरह से जब वो पेयर में थे तो वहाँ पे इस तरह से एक एक क्रोमोसोम, एक पेयर में से एक चला गया, दूसरे पेयर में से एक चला गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये डबल मोनोसोमिक हो गया। लेकिन अगर वहाँ पे सभी पेयर ठीक हैं, लेकिन बस एक पेयर जो था उसमें से वहाँ से सिर्फ एक जा रहा है तो वो हो जाएगा -1। और अगर इस तरह से जा रहे हैं, एक मान लिया ये क्रोमोसोम नंबर 8 से चला गया और ये क्रोमोसोम नंबर 7 से इस तरह से चला गया, -1, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, डबल मोनोसोमिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर हमारा दिया हुआ है नल्लीसोमी, उसमें -2 आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका -2 में आपका इस तरह से 2 पेयर में, ये पेयर में होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में होते हैं, तो ये वाला भी यहाँ से हट गया तो मोनोसोमिक हो गया, और ये वाला भी यहाँ से हट गया, मतलब जो पूरा एक पेयर है वो ही अब हमारा वहाँ से गायब हो गया, हट गया, माइनस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 2n-2 हो जाएगा। ओके, -2 हो रहे हैं, अगर वहाँ से हटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, -2 हो जाएगा, या सोमिक इस तरह से हो रहा है। तो ये आप समझ पाए होंगे, आई होप कि किस तरह से हो रहा है। बस ये देखना होता है कि जो पेयर में आपके क्रोमोसोम है वहाँ पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर एक जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसोमिक। अगर 2 पेयर में से एक एक क्रोमोसोम निकल गया, हट गया वहाँ से, तो वो डबल मोनोसोमिक। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक पेयर में से वो दोनों ही क्रोमोसोम वहाँ से गायब हो गए, तो तब उसको बाकी, यहाँ पे जैसे 16 क्रोमोसोम दिए हुए थे, 2n 16 थे, तो एक से गए हैं, बाकी सब नॉर्मल है पेयर, तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, इसके अलावा इसमें होता है जैसे कि ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक में पहले बताया था 2n, इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है,
2n होता है। अब 2n + 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका ट्राइसोमिक हो जाएगा, ट्राइसोमिक। ऐसे ही टेट्रासोमिक, टेट्रासोमिक में क्या हो जाएगा, टेट्रासोमिक में हो जाएगा 2n, टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यहाँ पे जो नॉर्मल आपका फॉर्मूला होता है उसमें आप जोड़ घटा करके अपना जो नाम दिया होता है उसको देख लिया करो कि क्या होगा, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रासोमिक हो जाएगा। इसके अलावा एक और होता है डबल ट्राइसोमिक। अब यहाँ पे आपने ट्राइसोमिक देखा कि 2n + 1 है, ऐसे ही डबल ट्राइसोमिक में सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे डबल मोनोसोमिक में था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n + 1 + 1। ओके, तो ये सेम ऐसे ही है जैसे आपका जीन, आपका एक जीन ए दिया हुआ है, एक जीन बी दिया हुआ है और एक जीन सी दिया हुआ है। ठीक है, इधर भी यहाँ पे भी इसके पेयर दिए हुए हैं, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। और अगर यहाँ से आपका ट्राइसोमिक में क्या हुआ कि एक पेयर में यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, एक पेयर में यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डबल ट्राइसोमिक हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गए और 2 जगह पे हो रहे हैं, 2 जीन के अंदर हो रहा है, तो ये हो जाएगा डबल ट्राइसोमिक। और यहीं से अगर और ऐसे ही अगर जीन ए बी और ये सी होते, इसका भी एक पेयर होगा, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है, और यहाँ से एक जीन ये गायब हुआ होता तो मोनोसोमिक हो जाता। और अगर यहीं से दोनों जीन बी में से एक गायब हो गया, जीन सी में से एक गायब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अब आपका ये कौन सा होगा, डबल मोनोसोमिक हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि यहाँ पे ये आपका, ये तो ऐसे ही है, लेकिन जो सी है, सी के दोनों गायब हो गए हैं अभी। ठीक है, सी जीन से दोनों गायब हो गए हैं, दोनों पेयर के क्रोमोसोम। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नल्लीसोमिक। नल्लीसोमिक। आई होप कि अब आपको ये सभी क्लियर हो गया हो। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कैरी 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रुपीस को कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट 2 वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका मैचिंग में दिया हुआ है। मैचिंग में आपको किस तरह से मैच करना था, यूबिक्यूटिन आपको पता होगा कि यूबिक्यूटिन का 3rd से मैच करेगा, यूबिक्यूटिन जो है वो मैच करेगा मेडिएटर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन। आपको पता होगा कि अगर किसी प्रोटीन पे यूबिक्यूटिन ऐड कर दिया जाए, ठीक है, पोली यूबिक्यूटिन हो सकता है या मल्टी यूबिक्यूटिन टाइप हो सकता है, तो यूबिक्यूटिन अगर उस पर ऐड कर दिया जाए तो अब वो प्रोटीन जो है क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो इसलिए वो मेडिएटर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए यूज हो रहा है। तो इसका पी का हो जाएगा आपका 3rd। तो यहाँ पे पी का 3rd 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए एंड बी में। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे फाइटोट्रोपिन मैच करेगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आपको पता होगा कि फाइटोट्रोपिन्स एक इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन। तो ये ऑक्सीन
में आप देख पाएंगे पोलर ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है। तो यहाँ पे आपका क्यू का 4 से मैच करेगा और क्यू का 4 एक ही ऑप्शन में दिया है। ओके, तो आपको पता है कि फाइटोट्रोपिन्स किसका इनहिबिटर है? ऑक्सिन, पोलर ट्रांसपोर्ट का इनहिबिटर है। ठीक है, तो इसके अलावा मैनी ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स, पहले आपका फाइटोट्रोपिन्स आएगा, आर प्रिज्यूम्ड टू बाइंड टू द IAA ऑक्सिन इफ्लक्स प्रोटीन पे बाइंड करता है एंड प्रिवेंट ऑक्सिन इफ्लक्स। और ये जो आपका फाइटोट्रोपिन्स होता है वो प्रोटीन प्रिवेंट करता है ऑक्सिन इफ्लक्स को। ओके, एंड सिंथेटिक कंपोनेंट TIBA क्या होता है? 2,3,5 ट्रायोडो बेंजोइक एसिड होता है एंड NPA नेफ्थाइलेमाइन, ठीक है, लेमिक एसिड एक्ट एज ए ऑक्सिन इफ्लक्स, ये भी ऑक्सिन इफ्लक्स इनहिबिटर है एंड 10 ब्लॉक पोलर ट्रांसपोर्ट। और ये जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है उसको रोक देते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। ट्रांसपोर्ट, पोलर ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका इस तरह से दिया हुआ है, क्यू का 4। ठीक है, क्यू का 4 सिर्फ ए में ही दिया हुआ है, ना ही डी में नहीं दिया हुआ है, सॉरी सी में नहीं है, बी में और डी में किसी में नहीं है, सिर्फ एक में है, ए में। डेला प्रोटीन आपको पता होगा ये किससे रिलेटेड है? डेला प्रोटीन आपका जिब्रेलिन से, जिब्रेलिन सिग्नलिंग से रिलेटेड होती है, एस्का-2। एंड इसके अलावा एक्सटेंसिन ये मैच करेगी आपका सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम से। ओके, तो ये हो गया आपका। तो ओके, तो आपको पता होगा कि जब नो जिब्रेलिन होता है, क्या होता है? जब नो जिब्रेलिन होता है तो किस तरह से व्यवहार होता है? यहाँ पे आपका पहले आपका GID-1 होगा, GID-1 जिब्रेलिन रिसेप्टर होता है। फिर उसके बाद में डेला जो है रिप्रेसर प्रोटीन, क्या होती है? रिप्रेसर प्रोटीन होती है। और वहाँ पे डेला प्रोटीन होने की वजह से अब वहाँ पे इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव क्या रहता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनएक्टिव रहता है और वहाँ पे कोई भी नो एक्सप्रेशन होता है, कोई भी एक्सप्रेशन प्रोटीन का नहीं होता, नो एक्सप्रेशन ऑफ जिब्रेलिन रेस्पॉन्सिव जीन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑफ रहता है, जीन ऑफ रहता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि जिब्रेलिन सिग्नलिंग में अब आपका वहाँ पे जिब्रेलिन प्रेजेंट होता है, जिब्रेलिन सिग्नलिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिन। जब जिब्रेलिन होता है सेल के अंदर तो वो क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन पे आता है, यहाँ पे GA। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जिब्रेलिन अंदर आएगा, GA अंदर आता है, सेल के अंदर आता है और वहाँ पे अब एक सिग्नलिंग चलती है। वो सिग्नलिंग क्या होती है कि बाइंड द GID-1 प्रोटीन जिब्रेलिन रिसेप्टर which enable GID-1 to interact with the protein turnover complex SCF। और वो जो है इसके आने के बाद में जो GID-1 है वो बाइंड कर रही है SCF के साथ में। अब यहाँ पे जो SCF के साथ में बाइंड हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जिब्रेलिन GID-1 SCF। तो GID-1 SCF अलाउ SCF to degrade the डेला रिप्रेसर। तो यहाँ पे जो SCF है वो डेला को, यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो डेला होती है, जो डेला होता है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है।
ठीक है। जब डेला ही नहीं होगा तो अब यहाँ पे जो हमारा ये होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो एक्टिव हो जाएगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव या ऑन होने के बाद में आपका जिब्रेलिन का रेस्पॉन्सिव जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा या फिर जीन जो है वो ऑन हो जाएगा एंड एक्सप्रेशन ऑफ जिब्रेलिन रेस्पॉन्सिव जीन। ओके, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जब आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है जिब्रेलिन GID1 क्या था? जिब्रेलिन रिसेप्टर, ये और SCF, ये दोनों आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड अलाउ करता है SCF टू डिग्रेड द डेला रिप्रेशर एंड विच रिजल्ट इन द रिलीज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और अब यहाँ से जो है जब ये डेला नहीं रहती तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज हो जाता है। दैट विल प्रमोट द एक्सप्रेशन ऑफ जिब्रेलिन रेस्पॉन्सिव जीन टू असेंबल द जिब्रेलिन रेस्पॉन्स। तो ये एक एक्टिविटी होती है पूरी की पूरी जो कई बार आपका गेट में और यहाँ पे CSIR में बार बार पूछी जा रही है। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था इस पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैच द प्लांट स्पीसीज। तो कुछ प्लांट स्पीसीज दी हुई है इधर, फैमिली एंड प्लांट प्रोडक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा मैच करेगा BAC। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके नाम में ही है कैनाबिस सटाइवा, BAC। ठीक है, तो ये सेकंड से मैच किया। सेकंड यहाँ पे P का सेकंड 2 ऑप्शन में दिया हुआ है एंड ये 4 से मैच करेगा। 4 में यहाँ पे दिया हुआ है ये मैरिजुना फ्रोम लीव्स। ओके, नेक्स्ट आपका जो सेकंड है कर्कोरस ओलिटोरियस मैच कर रहा है 4 से टिलियेसी। आपको पता होगा ये कौन से उसका बात कर रहा है, टिलियेसी से। ठीक है, अब ये टिलियेसी आपका ये फाइबर एंड स्टेम से हमको मिलती है तो ये इससे मैच कर जाएगी। एंड जो R है ओसिमम सेंटम मैच कर रही है 1 से लेमिएसी। ओसिमम का आपको पता होगा लेमिएसी से मैच करेगी R का 1 और R का 1 इधर यहाँ पे दिया हुआ है D में और ये सेकंड से मैच करेगी क्योंकि लीव से हमको ये मिलती है। तो ये किससे मिल रही है? लीव से मिलती है। ठीक है, और अब लास्ट बचा वो भी मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हम आराम से ऑप्शन निकाल सकते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? D। ओके, और यहाँ पे हमारा लास्ट क्या था? रिसिनस कम्युनिस मैच करती है आपका 3rd से U4BAC। आपको पता होगा रिसिनस U4BAC से बिलोंग करती है फैमिली से एंड वो मैच कर रही है आपका ऑयल। आपको पता होगा कि रिसिनस जो है हमें वो ऑयल फ्रॉम सीड, ये उसके सीड से हमें ऑयल मिलता है। तो ये इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा कि साइब्रिड्स में राइज थ्रो द। तो यहाँ पे जो हमको सही देखना है तो उसमें सही कौन सा हो जाएगा कि एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम हेटेरोकैरियोन फॉर्म्ड फ्रॉम 2 प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कि एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ न्यूक्लियाई, एक सेल से न्यूक्लियाई नहीं होता, सिर्फ एक का होता है। यहाँ पे हेटेरोकैरियोन होते हैं, हेटेरोकैरियोन फॉर्म फ्रॉम 2 प्रोटोप्लास्ट, और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो दोनों सेल का होता है, लेकिन न्यूक्लियाई जो होता है वो एक सेल से होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि प्रोटोप्लास्ट दोनों सेल से होता है, लेकिन जो न्यूक्लियाई होता है वो 1 सेल का होता है, एक सेल से न्यूक्लियाई नहीं होता। जब इनका क्रॉस करते हैं हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं साइब्रिड। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम हेटेरोकैरियोन फ्रॉम 2 प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ओरिजिन।